हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस के अंदर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में आपको पढ़ाऊंगा और एकदम डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। आप जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं, तो मैं आपको घर पर ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा और एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ऐसी बात नहीं कि छोड़ के पढ़वाऊँ ना, एकदम कंप्लीट तरीके से आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मिलेंगे, एनसीईआरटी के सभी कंसेप्ट मिलेंगे और कोशिश करूंगा कोई कंसेप्ट आपका छूटे नहीं। तो आज से हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं पहले आपको फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा यानी भौतिक विज्ञान, उसके बाद केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी, आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम आप सभी जानते हैं, एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेसिक। चलो बिल्कुल हिंदी में ही चलते हैं। जो हमारी क्लास 10th की भौतिक विज्ञान है, या मैं कहूँ विज्ञान, सिर्फ विज्ञान की बात करें, उसकी 3 ब्रांच है। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और एक आपकी जीव विज्ञान। तो उसमें मैं आपको भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, जीव विज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा। और उसमें भी सबसे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा रासायनिक विज्ञान। क्लियर। तो आज हम भौतिक विज्ञान का हमारा एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। आपके एनसीईआरटी बुक के चैप्टर का नाम है ये। आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए आप, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैप्टर का नाम डाल लिया? ठीक। तो हम एक एक डिटेल से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छी तरीके से करना है हमें सिलेबस। नॉलेज लेनी है, कंसेप्ट क्लियर करने, जिससे आपको 11th 12th में आगे दिक्कत ना आए। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन को समझने से पहले हम प्रकाश को समझेंगे। और मैं कहूँ प्रकाश को समझने से पहले आप समझ लीजिए प्रकाश की, क्या? प्रकाश की, प्रकाश की क्या होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम ऑप्टिक्स। प्रकाश की क्या होती है, यानी कि भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर हम प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ और बहुत सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का भी अध्ययन कर सकें। तो आप लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञानी वह शाखा जिसके अंदर हम प्रकाश के व्यवहार एवं अन्य विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश की कहलाती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, चलो प्रकाश का व्यवहार तो समझ में आया, 2 चीज़ें आई है इसमें, किस किस, क्या क्या? एक तो प्रकाश का व्यवहार, प्रकाश का व्यवहार, और दूसरी बात आई विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। चलो आप प्रकाश के व्यवहार को तो समझ गए, चलो आगे बात करेंगे इसके ऊपर। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इसी के ऊपर बातें करनी है हमें पूरी, प्रकाश के व्यवहार के ऊपर। प्रकाश का एक व्यवहार होता है परावर्तन, जिसको हमें पढ़ना है, जिसको हम कह रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का एक व्यवहार होता है अपवर्तन, जिसको हम कह रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, तो आपको बता दूं, हेडिंग डाल सकते हैं आप, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये ऐसी तरंगे होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। 9th पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऐसी होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, या मैं कहूँ ये निर्वात में भी चल सकती हैं। निर्वात जानते हैं आप, एक ऐसा स्थान जहाँ कुछ भी ना हो, समझ रहे हैं, तो वहाँ पर भी चल सकती हैं। वहाँ कोई भी कण ना हो, कोई भी धूल का कण, वायु कुछ ना हो, वहाँ पर भी ये
चल सकती है। तो ऐसी तरंगों को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। 12th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप इतने लिख लें, वे तरंगें जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वे निर्वात में भी चल सकती है, ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें, दृश्य प्रकाश जो हम पढ़ रहे हैं, दृश्य प्रकाश, और भी होती हैं ईटीसी, अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो प्रकाश की समझ गए हम, व्यवहार मैंने बता दिया, आगे पढ़ना है हमें, और विद्युत चुम्बकीय तरंगें समझ गए। अब बात करेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का व्यवहार। ठीक है, प्रकाश क्या है, तो देखो ये शब्द दिखाई दे रहा है दृश्य प्रकाश, इसी को हम प्रकाश कह रहे हैं। एक्चुअली जो ये दृश्य प्रकाश लिख रहा है इसी को हम प्रकाश कह रहे हैं। यानी कि प्रकाश को हम बहुत प्रकार से समझा सकते हैं। देखो लिखना, आप साथ ही साथ लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना, क्योंकि आप नोट्स सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। आप वीडियो को देखो, ऐसे कोई पढ़ाई नहीं होगी, आप नोट्स बनाएं क्लियर, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं तो जिसमें आपको कॉपी पर लिखते चलेंगे तो आपको फील आएगा कि हम कोचिंग में ही पढ़ रहे हैं और एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो प्रकाश क्या है आप जानते हैं। देखो मैं बताऊँ, सूर्य से आ रहा है, सीधी सीधी नॉलेज, मतलब जो बच्चा भी जानता है जिस बात है, वो प्रकाश सूर्य से आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है, किरणों के रूप में आ रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम, प्रकाश। यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा है, आप सभी जानते हैं ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, प्रकाश। तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है जिसे क्या कहते हैं, विकिरण ऊर्जा, जो सूर्य से यहाँ तक आ रही है। और बताऊँ मैं आपको, आप ऐसा करिए, रात हो जाने दीजिए, लाइट जलती है आपके कमरे में, जलती है, आप उसको बंद कर दीजिए, तो आपको कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। आपको वस्तुएं दिखाई दे रही थी, किसके कारण दिखाई दे रही थी, प्रकाश के कारण। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमें दूसरी वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। और मैं क्या कहूँ, और मैं कह सकता हूँ प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश भी क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। वो भी कहीं भी चल सकता है, वो भी निर्वात में चल सकता है, वो भी आपका, हाँ, उसको चलने के लिए भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकाश के बारे में। और मैं बताऊँ, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वो होती है, देखो कई कई किताबों में लिखी रहती है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, कहीं कहीं लिखी रहती है 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक। तो तरंग दैर्घ्य आप जानते हैं क्या होती है, तरंग दैर्घ्य आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, एंगस्ट्रम जानते हैं क्या होता है, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जैसे एक एंगस्ट्रम में अगर मीटर की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर, पढ़ा है नहीं पढ़ा। एक माइक्रो में बात करें 10⁻⁻6 मीटर, इनको ना लगाएं, ये कहीं भी लग सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक नैनोमीटर में आप जानते हैं, एक नैनो में कितने होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। एक पिको में कितना होता है, 10⁻⁻12। देखो आप इसको ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ये कहीं भी लगाया जा सकते हैं। ये क्या है, ये पूर्व लग्न होते हैं। क्या होते हैं ये, पूर्व लग्न। अगर मैं एंगस्ट्रम की बात करूं या मैं माइक्रोमीटर की बात करूं तब मैं यहाँ मीटर लगाऊंगा। ठीक है, 10⁻12 है, यानी एक पीको का मतलब होता है 10⁻12। ये कुछ चीज़ें थी, बेसिक नॉलेज है, ये तो आपको पता ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लें आप। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है, मैं बताऊँ आपको, प्रकाश में, जो सदियों से चला आ रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है प्रकाश के अंदर। देखो एकदम बेसिक से चल रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़ा आने वाला पढ़ने में। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, जैसा आप और काम करते हैं ना इंटरेस्ट के साथ, वैसे भी इसी को करो तो मज़ा आएगा। चलो समझ गए होंगे आप। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, ये मतलब ऐसा मुद्दा है, इस पे आप कितनी भी बहस कर लो ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा मानते हैं कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो तरंग प्रकृति है, तरंग प्रकृति। और कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि प्रकाश की प्रकृति है कण की प्रकृति, या मैं कहूँ कण प्रकृति। ठीक है, यानी कि
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कणों के रूप में चलता है। तो इसके ऊपर एक चैप्टर बन जाता है 12th में, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल से। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा कन्फ्यूजिंग मुद्दा हो गया हमारे लिए भी, कि मतलब प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, कणों के रूप में भी चलता है, तो हम क्या माने प्रकाश कैसे चल रहा है? तो आप मानेंगे, क्योंकि आप हाई स्कूल में हैं, तो आप मानेंगे प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंग प्रकृति। ठीक है, आपके लिए क्या है? प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, और आपको बता दूं प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल ज़्यादातर इसको हम सी से दिखाते हैं, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है आपकी प्रकाश की चाल। यही विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल होती है, इतनी ही क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल होती है। तो हम डिटेल से जान चुके हैं प्रकाश की क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या, बहुत सारी चीज़ जान ली हमने। अब प्रकाश के व्यवहार की बात करते हैं, तो इस चैप्टर में 2 ही प्रकार के व्यवहार है हमारे पास, एक तो प्रकाश का अपवर्तन और एक प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, उतार लिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आपकी अगली हेडिंग होगी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखो आपसे एक बात कहूँगा, जैसा जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आप वैसा वैसा नोट्स बनाते चलिए और उनको साथ ही साथ पढ़ते चलिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जो अगले साल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम, उसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, बिना किसी कोचिंग के, बिना फीस के। क्योंकि आप जानते हैं कोचिंग सेंटरों की फीस बहुत बढ़ने लगी है, तो आप हमारे जैसे ट्यूटर्स का सहायता लीजिए, तो आपकी भी मदद होगी। और आप वैसे भी कोरोना चल रहा है, अब पता नहीं कोरोना कब तक जाएगा, तो आप घर पे रहें, सेफ़ रहें, आपके परिवार को भी सेफ़ रखें। तो आप जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप करिए, क्योंकि मैं छुड़वा के कुछ नहीं कराने वाला, आपको बहुत ही डिटेल से कराने वाला हूँ। एक एक चैप्टर के हो सकता है 12 लेक्चर हों, 15 लेक्चर हों, कुछ नहीं छूटेगा आपका, बहुत ही डिटेल से जाने वाले हम। और साथ ही साथ मैं बोल दिया करूँगा, आप उसे लिख लिया करें थ्योरी को। जैसे अब बात करें हम प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखो आओ, जैसे ये कोई हमने पॉलिशदार सतह ली हमने कोई, ये ऐसे करके पॉलिश हो रही है इस पर, अरे हो जा जल्दी, ठीक है, पॉलिश हो रही है, इसको कहते हैं हम पॉलिशदार तल, पॉलिशदार तल। ठीक है, सरफेस सतह कह लो, तल कह लो, एक ही बात है। अब जब इस पॉलिशदार तल पर यहाँ मान लो कोई स्रोत है हमारे पास, ठीक है, प्रकाश स्रोत, कैसा स्रोत? प्रकाश स्रोत, मान लो सूरज ही है हमारे पास, ठीक है। प्रकाश स्रोत के रूप में हमने क्या ले लिया? सूरज ले लिया। तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण इस तल पर आपतित की जाएगी, अरे टेढ़ी बन गई थोड़ी, सॉरी, ऐसे करके इस तल पर कोई किरण आपतित की जाएगी या डाली जाएगी, इसको कहते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण, एक एक बात को ध्यान से समझना, देखो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है, रटना नहीं है। जो भी प्रकाश स्रोत से किरण आती है किसी पॉलिशदार तल पर डाली जाती है, उसको कहते हैं आपतित किरण। तो क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये कैसा माध्यम है, मान लो ये वायु है, यहाँ आसपास वायु भरी हुई है, ठीक है, ये क्या है, चारों तरफ वायु। तो ये क्या करती है आपतित किरण, इस तल से टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ऐसे करके वायु में आई और वायु में ही लौट गई, या इसको कहते हैं लौट गई है या परावर्तित हो गई है, तो इस किरण को कहते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, क्लियर? जो तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, ऐसी किरण को कहते हैं हम परावर्तित किरण, ठीक है। अब यहीं पर इस बिंदु पर क्या डालते हैं हम? अभिलंब, एकदम सीधा। इस बिंदु पर क्या डाला हमने? अभिलंब। इसे क्या कहते हैं हम? अभिलंब। और इस बिंदु को कहते हैं हम कटान बिंदु। क्या कहते हैं इसको? कटान बिंदु। अब देखो, अब ये अभिलंब, ये आपतित किरण,
इनके बीच में एंगल बनता है आई, जिसको कहते हैं हम आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, क्या कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण होता है आर, जिसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्लियर? अब देखो, आपतित किरण ये रही आपकी, अभिलंब तथा आपतन कोण के बीच में बना, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। ये कटान बिंदु हो गया आपका, कटान बिंदु नहीं कहते, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, जिस पर आपतित हो रही है किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखो, अब किरण ऐसे आई, इस पे टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो लिखें, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार तल पर आपतित की जाती है तो वह उस तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब इस पूरी घटना को, इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। जिस बिंदु पर ये तीनों अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलते हैं उस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु, और इसको कहेंगे हम परावर्तक तल, परावर्तक तल, ठीक है, जिससे परावर्तित हो रही है किरण। ये है आपका प्रकाश का परावर्तन। उतारो फटाफट। समझ में आया होगा और लिख लिया अगर ये जो मैं बोलता हूँ साथ के साथ, ठीक है। अब आप बात करते हैं, अब होते हैं हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम, उनकी बात कर लेते हैं हम। चलो, प्रकाश के परावर्तन के नियम, हेडिंग डालेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये मैंने गलत मिटा दिया थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहता है, जो हमारा आपतन कोण है वो हमेशा बराबर रहेगा परावर्तन कोण के। पहला नियम, हमेशा, ऐसा नहीं है कहीं है कहीं नहीं ना, ये नियम है हमारा कि जो जितना आपतन कोण होगा उतना ही हमारा परावर्तन कोण होगा। क्लियर? दूसरा नियम क्या कहता है हमसे कि जो हमारी आपतित किरण है, आपतन बिंदु पे अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आप लिखें, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण। दोबारा बोलता हूँ, आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में मतलब ये रहा आपका ये पॉलिशदार तल, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से किरण आई यूँ, परावर्तित होकर ऐसे करके चलेगी और अभिलंब, तो ये तीनों एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं, इस तल में ऊपर वाले में, इसी को कहते हैं। अब देखो, यहाँ से आई और नीचे होकर निकल जाती तो ये अलग तल हो जाता, ये अलग तल हो जाएगा। फिलहाल एक ही तल, यहाँ से आया यूँ करके चला गया और बीच में अभिलंब, तो तीनों एक ही तल में। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? ये दो नियम है हमारे परावर्तन के। एक स्पेशल कंडीशन और होती है, वो मैं आपको बता दूं, नोट डाल के देखो। ये हमारा समतल पॉलिशदार तल, ठीक है, या इसको समतल दर्पण भी कह देते हैं हम। ये है इसका अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब पर ही आपतित की जाए, ऐसे करके अभिलंब पर ही आपतित की जाए, तो क्या वो तल से टकराकर जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देखो गौर से देखो, जो अभिलंब है वही आपतित किरण है, जो अभिलंब है वही परावर्तित किरण है। तो इस कंडीशन में जो एंगल आई है यानी आपतन कोण वो भी जीरो रहेगा और वो भी जीरो रहेगा, हैं तो दोनों बराबर ही। लेकिन ये एक विशेष कंडीशन है कि अगर आपतन बिंदु यानी कि अभिलंब से ही हम डालें यहाँ पर अगर किरण को इस सतह पर, तो वापस उसी मार्ग से लौट जाती है और एंगल क्या हो जाता है, देखो ये अभिलंब, यही आई का मतलब आपतन कोण जीरो,
ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, तो परावर्तन कोण 0, ऐसे करके ये स्पेशल कंडीशन। और एक और बात आपको बता दूं, अभिलंब के उसमें संबंध में देखो, जैसे कोई ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये क्या है हमारा गोलीय दर्पण। अब सपोज दैट इस पर पॉलिश हो रही है ऐसे करके, तो इसका ये सेंटर होगा सी। देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण को निकालने के लिए हमें अभिलंब डालना बहुत ज़रूरी है, अभिलंब डालना आना चाहिए। जैसे अब कोई किरण यहाँ आई ऐसे करके, ये क्या है आपतित किरण, ठीक है, कोई किरण यहाँ आई तो क्या होगा, अब परावर्तित होगी, देखो थोड़ा सा यहाँ देखो ऐसे करके, ठीक है। अब कैसे किधर कितने एंगल परावर्तित हो उसको जानने के लिए हमें डालना होगा पहले अभिलंब। तो यहाँ से कुछ अभिलंब डालेंगे हम ऐसे करके। और ध्यान रखना गोलीय दर्पण का अभिलंब हमेशा, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, बाद में बताऊंगा डिटेल से, हमेशा वक्रता केंद्र से ही होके जाता है। या मैं कहूँ गोलीय दर्पण का अभिलंब हमेशा गोले के केंद्र से ही होकर जाएगा, ठीक है। अभिलंब डल गया। अब देखो जितना एंगल ये बनेगा आई, या मैं कहूँ थीटा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये एंगल जितना होगा उतनी ही एंगल पे यहाँ से किरण चली जाएगी थीटा पे। तो ये गोलीय दर्पणों के लिए होता है कि हमेशा जो अभिलंब होगा उसके केंद्र से ही होकर जाएगा। फटाफट उतारो। चलो मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम गोलीय दर्पणों की, जो मैंने अभी तुम्हें हिंट दिया है। अब देखेंगे गोलीय दर्पण। हेडिंग डालेंगे अब आप गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होता क्या है कि कोई हमने खोखला गोला ले लिया, कांच का ऐसे करके कोई खोखला गोला ले लिया, उसके चाहे ऊपर चाहे उसे तोड़ के उसके अंदर कहीं भी हम अगर उसमें क्या कर दें, पॉलिश कर दें, पॉलिश कर देंगे, तब क्या होगा, उसी को कहते हैं हम गोलीय दर्पण। आओ देखते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, देखो। एक होता है हमारा अवतल गोलीय दर्पण, ठीक है। एक होता है हमारा उत्तल गोलीय दर्पण, शॉर्ट में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण कह देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो जैसे ये कोई गोला है, ठीक है, ऐसे करके गोल बनाते हैं, दोबारा बना नहीं, चलो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है, काम चलना चाहिए। ये कोई गोला है, ऐसे करके मैंने इसका ये वाला भाग काट लिया और निकाल रहा है मैं यहाँ, ठीक है, ऐसे करके। और इसके इस वाले भाग पर मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी मैंने, ठीक है। इस वाले भाग को क्या कर दिया, पॉलिशदार, और इस दबे हुए भाग को क्या रहने दिया मैंने, चिकना रहने दिया। तो अब इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण, यानी जिसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, तथा परावर्तन, अब जो कोई भी किरण आएगी वो यहाँ से टकराएगी और लौटेगी, तथा जिसका परावर्तन दबे हुए तल से हो, ऐसे गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं हम, अवतल गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण शॉर्ट में। दोबारा कहता हूँ, जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाए और जिसका जो दबा हुआ तल है वो परावर्तक तल हो, तब ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण। अब यहीं अगर मैं यहाँ से काट लूँ, ठीक है, जैसे देखो एक बात समझाओ, ये कोई व्रत नहीं है, ये गोला है, ध्यान रखना। तो ये कटोरा टाइप कट के आया होगा, ऐसे आप ये समझिए कि सिर्फ एक चाप दिखाई दे रहा है, चाप नहीं, ये कम से कम ऐसा कटोरा टाइप है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से काटा हमने, और इसके दबे हुए भाग पर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। इसके दबे हुए भाग पर क्या कर दी हमने, पॉलिश कर दी। अब ये उभरा हुआ भाग, यहाँ कोई प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी और परावर्तित होगी वापस। तो अब जो ये भाग है ये पॉलिशदार है, और उभरा हुआ भाग से क्या हो, परावर्तन, तब ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं हम, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उतारो फटाफट, समझ में आ रहा होगा। चलो बेहद आसान है, बहुत डिटेल से जा रहे हैं हम, चलो
ठीक है यहाँ तक। अब आ जाओ कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, इनमें जो पॉइंट आते हैं हम कोई सा एक दर्पण उठा लें फिलहाल, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं इसे, ठीक, आपने उतार लिया होगा। चलो जैसे अब ये है, इसी को ले लेते हैं हम ना, अच्छा नहीं लग रहा, कोई कॉमन पॉइंट लेते हैं, ठीक है। आओ जैसे यही है, बीच में लगा रहा हूँ मैं इसे, अवतल दर्पण ले लिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ क्या होता है, एक पॉइंट होता है P, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। देखो ये कुछ ऐसा होता है कटोरे टाइप, ऐसे करके, तो उसके मिड पॉइंट को यानी बीच वाले पॉइंट को ऐसे करके, ये कटोरा जैसा है आपको, तो ये पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम? ध्रुव। यानी कि दर्पण के केंद्र को, यानी कि दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं हम? ध्रुव। अब जैसे अगर इसको मैं पूरा करूं तो यहाँ कुछ इसका केंद्र आएगा जिसको कहते हैं C, और C का नाम है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है आपको पता है, मैंने ये किसी गोले से काटा है, तो उस गोले के केंद्र, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका ये दर्पण एक भाग है। भाई ये मैंने उसमें से काटा ही तो है, अगर इसको पूरा करूं तो कुछ ऐसे बनेगा, तो उसी का जो केंद्र है उसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसका कि हमारा दर्पण एक भाग है। यानी कि जिस गोले का दर्पण एक भाग है उसी के केंद्र को क्या कहते हैं हम? वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी कि जो हमारा गोला था, जिस गोले का दर्पण एक भाग है, उसी की त्रिज्या को क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या। दर्पण कहीं अलग से नहीं लेके आता, उसी गोले की मानी जाती है, ठीक है। यानी कि जिस गोले का दर्पण एक भाग है, जिस किसी भी गोले में से लाया गया है काट के, जिसका ये एक भाग है, उसी की त्रिज्या को क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या। उसी के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और ये तुम्हें लाइन दिखाई दे रही है, जो ध्रुव आप लिख सकते हैं, ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? ध्रुव। अब यहीं इन्हीं के बीचों बीच आधी डिस्टेंस में यहाँ, जो कि हम निकालेंगे अगले लेक्चर में, अभी नहीं, वो अच्छा पॉइंट है उसके। चलो उससे पहले एक और बात बता देता हूँ, फिर वो डिटेल से बात करेंगे उसके बारे में, वीडियो लंबी हो रही है। ये हमने ऐसा कटोरा टाइप काटा, ठीक है, कटोरा टाइप है ये, तो कुछ ऐसा ही होगा कटोरा, तो भाई कुछ ऐसा ही तो होगा, ये ऐसा ही तो लग रहा होगा ऐसे करके। तो ये तुम्हें हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो कटोरा का मुंह है, इसी को कहते हैं हम दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। और हमारे सिलेबस में 12th तक जो दर्पण लिए गए हैं उनका द्वारक बहुत ही छोटा लिया जाता है, इतना बड़ा नहीं। जो इसमें एक कर्व दिखाई दे रहा है, ये बहुत छोटा होता है, ऐसे करके देखो, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, समझ रहे हैं ना। बड़े नहीं लिए जाते ऐसे करके, तुम नहीं सोच रहे हो ऐसे करके, ना ऐसे नहीं लिए जाते, इनके द्वारक बहुत छोटे लिए जाते हैं, ऐसे करके द्वारक भी बहुत छोटे होते हैं, देखो बहुत छोटे द्वारक के लिए जाते हैं, बड़े द्वारक के ये लिए ही नहीं जाते। बड़े द्वारक पे मिस्टेक होने के चांस होते हैं, इसलिए क्या लिए जाते हैं? छोटे द्वारक के ही दर्पण लिए जाते हैं हमारे पूरे सिलेबस में। तो अब इसमें एक दो चीज़ें बची हैं इंपॉर्टेंट, और आगे डिटेल से बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। एक रिक्वेस्ट हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।